तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 2 जो कि रहने वाला है अम्ल, क्षारक व लवण। तो सबसे पहले यहाँ पर अम्ल की बात कर लेते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में घोलने पर ये H+ आयन देते हैं। और एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। कुछ यहाँ पर जो है तो प्रबल अम्ल की बात कर लेते हैं, जिसमें से पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा है HNO3 जिसको कि नाइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ दुर्बल अम्ल के बारे में। तो पहला है यह CH3COOH जिसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है, दूसरा है लैक्टिक अम्ल और तीसरा है ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ पर सांद्र अम्ल की बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है जल के मुकाबले। अब ये तनु अम्ल क्या होते हैं? तो जिनमें जो है तो अम्ल अल्प मात्रा में पाया जाता है और जल की मात्रा अधिक होती है, उसको तनु अम्ल कहा जाता है। अब अम्ल के बारे में तो जो है तो बात हो गई। अब थोड़ी सी बात क्षारक, जिसको कि इंग्लिश में बेस कहा जाता है, उसके बारे में कर लेते हैं। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, जलीय विलयन में घोलने पर ये OH- आयन देते हैं। आगे जो है तो कुछ प्रबल क्षारक के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, दूसरा है KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है और तीसरा है CaOH हाल्टवाइज जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। आगे जो है तो कुछ दुर्बल क्षारक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है NH4OH जिसको कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अब जो है तो आगे बात कर लेते हैं क्षार के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में एल्कलाई भी बोला जाता है। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार बोलते हैं। तो यहाँ पर क्षार और क्षारक दो अलग अलग चीजें हैं। क्षारक क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन क्षार क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं। अब आगे थोड़ा सा लवण को देख लेते हैं। लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए कुछ लवण का उदाहरण दिया गया है, जिसमें से है NaCl सोडियम क्लोराइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड। ये लवण कहलाते हैं जो कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। आगे उदाहरण के माध्यम से इनको और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब अम्ल और क्षारक में जो चीज आगे निकल के आ रही है वो है सूचक, जिसको इंग्लिश में इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। सूचक क्या होते हैं कि दिए गए पदार्थ में अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। और सूचक भी अपने 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं प्राकृतिक सूचक, दूसरे हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और तीसरे हैं गंधीय सूचक। यहाँ पर एक एक को आसानी से समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ये पौधों में पाए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण है लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल हो गया और हल्दी हो गई। अब यहाँ पर कृत्रिम सूचक के बारे में देख लेते हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ हैं जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। आगे तीसरे सूचक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध जो है तो अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज और लौंग का तेल। अब आगे प्राकृतिक सूचक को देखते हैं कि ये अम्ल और क्षार के प्रति कैसी अभिक्रिया करते हैं। तो पहला सूचक है लिटमस। लिटमस अम्ल के साथ लाल हो जाते हैं और वहीं क्षारक के माध्यम में नीले हो जाते हैं। दूसरा है लाल पत्ता गोभी का रस, जो कि अम्लीय माध्यम में लाल रहते हैं और क्षारकीय माध्यम में हरे हो जाते हैं। तीसरा है हल्दी। अम्लीय माध्यम में कोई भी बदलाव नहीं होता है, क्षारकीय माध्यम में ले जाने पर इनका रंग लाल हो जाता है। अगला सूचक है हाइड्रेंजिया के फूल का रस। अम्लीय माध्यम में इनका रंग नीला रहता है और क्षारकीय माध्यम में इनका रंग गुलाबी हो जाता है। अगला सूचक का जो प्रकार है वो है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में पहले है फिनोल्फथेलिन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन रंगहीन होते हैं, वहीं क्षारीय माध्यम में जाने से इनका रंग गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज का रंग अम्लीय माध्यम में लाल रहता है और क्षारीय माध्यम में जाने पर इनका रंग पीला हो जाता है। अगला सूचक का प्रकार जो निकल के आ रहा है हमारे सामने वो है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में पहला है अपना प्याज का रस। अम्लीय माध्यम में इनकी जो गंध है वो बढ़ जाती है, वो और तीक्ष्ण हो जाती है। क्षारीय माध्यम में इनकी कोई गंध नहीं होती है। दूसरा जो गंधीय सूचक है वो है वैनिला। अम्लीय माध्यम में इनकी गंध समान सी रहती है और क्षारीय माध्यम में जाने पर इनकी कोई भी गंध नहीं रह जाती है।
तीसरा गंध का प्रकार है लौंग का तेल। अम्लीय माध्यम में इनकी गंध समान देखने को मिलती है और क्षारीय माध्यम में जाने पर इनमें कोई भी गंध नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर प्याज के रस में अम्लीय माध्यम में गंध बढ़ रही है और बाकी तीनों में ही क्षारीय माध्यम में जाने पर गंध बिल्कुल भी नहीं रह जा रही है। और वेनिला और लौंग के तेल में जो है तो अम्लीय माध्यम में गंध समान बनी रहती है। अब जो है तो आगे अम्ल और क्षारकों के कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं। पहला प्रकार है धातु के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। वहीं क्षारकों के साथ जब धातुओं की अभिक्रिया कराते हैं तो उस वाली कंडीशन में भी हमको लवण और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी अगर जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको लवण ZnCl2 देखने को मिलता है और हाइड्रोजन गैस हमको मुक्त होती हुई देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो ZnCl2 है ये एक प्रकार का लवण होता है। उसी प्रकार से आगे जब हम क्षारकों के साथ जो है तो धातु की अभिक्रिया कराते हैं, क्षारक यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं जिसकी अभिक्रिया जिंक धातु से करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको सोडियम जिंकेट एक लवण देखने को मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है तो मुक्त होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम अम्ल और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बदले में हमको धातु लवण देखने को मिलता है और जो है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई देखने को मिलती है। अब अगला टॉपिक जो निकल के आ रहा है वो है पॉप टेस्ट, या फिर इसको हाइड्रोजन गैस का पॉप टेस्ट भी कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर पॉप टेस्ट क्या होता है कि जब हम जलती हुई मोमबत्ती को उस हाइड्रोजन गैस के पास लाते हैं तो हमको पॉप जैसी ध्वनि सुनाई देती है और मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वह स्वयं तो जलती है बट जलने में सहायक नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर आगे लिखा है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती को लाया जाता है तो पॉप ध्वनि सुनाई देती है और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसी को पॉप टेस्ट या फिर हाइड्रोजन गैस का परीक्षण भी कहा जाता है। अब आगे जो चीज निकल के आ रही है वो है अम्ल और क्षारकों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर अम्ल जो है तो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्षारक ना ही धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते और ना ही धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हम एक अम्ल HCl ले रहे हैं और दूसरा एक धातु कार्बोनेट के रूप में सोडियम कार्बोनेट को ले रहे हैं। बदले में हमको क्या मिलेगा, लवण देखने को मिलेगा उस धातु का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी और जल भी देखने को मिलेगा। तो जब हम किसी अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बदले में हमको लवण देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है और जल देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं अम्लों की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, धातु बाइकार्बोनेट के रूप में यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं। जब इससे अभिक्रिया कराते हैं तो हमको NaCl देखने को मिलता है जो कि एक लवण है और बदले में हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है और जल जो है तो गैस की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो चाहे हम अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं और चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं, बदले में हमको लवण देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी और जल देखने को मिलेगा। अब अगली चीज जो निकल के आ रही है वो है चूने का पानी का टेस्ट। तो अब देखिए चूने के पानी का टेस्ट कैसे करते हैं। तो उसमें जो है तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग जो है तो दुधिया हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है जिसमें हम जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो वो क्या पदार्थ बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल जो है तो मुक्त होता है। तो अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम घरों की पुताई वगैरह करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो चमक है वो तुरंत ही हमको देखने को नहीं मिलती है। जब वो जो है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आसपास की वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिसका रंग सफ़ेद होता है, तब हमको उन दीवारों में चमक देखने को मिलती है। तो ये है चूने के पानी का टेस्ट, जहाँ पर हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं
तो उसका रंग जो है तो दूधिया या फिर सफेद रंग का हो जाता है। अब आगे एक चीज निकल के आ रही है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में लगातार ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते जाए तो क्या देखने को मिलेगा, तब हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखने को मिलेगा, जो कि एक रंगहीन पदार्थ होता है और उसका कलर जो है तो कलरलेस हो जाएगा अगर हम लगातार ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम कार्बोनेट में प्रवाहित करते रहते हैं। अब आगे जो टॉपिक निकल के आ रहा है वो है अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया या फिर अम्ल और क्षारक के मध्य अभिक्रिया। तो यहाँ पर जब हम अम्ल और क्षारक के मध्य अभिक्रिया कराते हैं तो बदले में हमको लवण देखने को मिलता है और जल देखने को मिलता है, और आगे जो है तो इसी को उदासीनी अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बन रही है, तो जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त कर दिया जाता है और परिणाम स्वरूप हमको लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जहाँ पर कि एक प्रबल क्षार NaOH दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरी साइड में हमको प्रबल अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है। जब इन दोनों के मध्य ही हम अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको लवण प्राप्त होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या मिलेगा, जल मिलना था तो H2O भी मिल चुका है। बट आगे क्या होगा अगर हम प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करा देंगे, प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करा देंगे, प्रबल क्षार की दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तो बदले में हमको किस प्रकार का लवण देखने को मिलेगा। तो पहली कंडीशन में हम प्रबल अम्ल ले रहे हैं जिसकी अभिक्रिया दुर्बल क्षार से करा दे रहे हैं। अब क्योंकि अम्ल प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो भी अम्लीय प्रकार का बनेगा और जल भी हमको देखने को मिलेगा लगभग हर ही कंडीशन में। दूसरे में हम अम्ल को दुर्बल प्रकार का ले रहे हैं और जो क्षार है वो अपना अधिक प्रबल है, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। आगे की कंडीशन में जो है तो हम अम्ल प्रबल ले रहे हैं और प्रबल क्षार ले रहे हैं, तो जो लवण है वो न्यूट्रल उदासीन लवण बनेगा और जल भी हमको प्राप्त होगा ही। आगे जो है तो हम दुर्बल अम्ल ले रहे हैं और दुर्बल क्षार ले रहे हैं, तो जो लवण बन रहा है वो भी उदासीन प्रकार का है और जल तो हमको मिलेगा ही। तो पॉइंट वाली बात ये है कि जो भी प्रबल रहेगा, जो भी अधिक शक्तिशाली रहेगा, उसी प्रकार का जो है तो लवण बनेगा। अगर अम्ल अधिक प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय होगा, अगर क्षार अधिक जो है तो पावरफुल है तो जो लवण बनेगा वो भी क्षारीय प्रकार का बनेगा। और अगर दोनों ही चीजें बराबर हैं तो जो लवण बनेगा वो बिल्कुल न्यूट्रल बनेगा, उदासीन लवण बनेगा, और चारों ही कंडीशन में हमको अंतिम में जल देखने को अवश्य मिलेगा। अब आगे जो चीज निकल के आ रही है वो है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, मतलब धातु के जो ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ किस प्रकार का अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक धातु ऑक्साइड ले रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, जिसकी अभिक्रिया हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं, तो बदले में हमको लवण देखने को मिल रहा है CuCl2 कॉपर क्लोराइड और जल देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये है कि जब हम धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो बदले में हमको लवण और जल देखने को मिलता है। अब अगली चीज जो निकल के आ रही है वो है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो जब हम अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया जब हम क्षार से कराते हैं, जैसे क्षार उदाहरण के लिए हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमको बदले में लवण देखने को मिलता है और जल जो है तो देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातुओं के साथ या अधातुओं के साथ कराते हैं तो हमको लवण और जल देखने को मिलता है, और अगर हम अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो अम्लों के साथ हमको लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल देखने को मिलता है, और जो है तो क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब अगली जो चीज निकल के आ रही है वो है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो अगर हम जलीय विलयन में अम्लों को डालते हैं तो वो H+ आयन देंगे और जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ एक और जुड़ जाएगा तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए HCl को जब जल में घोला जाता है तो जो H है वो H2 के साथ जुड़ करके H3O+ आयन बना लेते हैं और क्लोराइड को जो यहाँ पर मुक्त कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक अम्ल को जलीय माध्यम नहीं दिया जाएगा
तब तक वो अपनी पावर को नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन के एक आयन से नहीं जुड़ पाएगा और हाइड्रोनियम आयन नहीं बना पाएंगे, तो हमको अम्ल की असली ताकत पता नहीं चलेगी। अब आगे एक चीज निकल के आ रही है, जल की उपस्थिति में क्षारकों की अभिक्रिया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, जिसको कि जलीय माध्यम में रखा जाता है तो उसके प्लस आयन और माइनस आयन जो है तो अलग हो जाते हैं। दूसरा इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको कि जलीय माध्यम में रखा जा रहा है तो मैग्नीशियम के प्लस आयन अलग हो जा रहे हैं हाइड्रोक्साइड के माइनस आयन से। तो अम्ल और क्षारकों की कुछ इसी प्रकार अभिक्रिया होती है जलीय माध्यम में। अम्ल जलीय माध्यम में जो है तो हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करते हैं, वहीं क्षारक जलीय माध्यम में OH माइनस आयंस को मुक्त करते हैं। अब आगे एक पॉइंटस निकल के आ रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब अगला टॉपिक जो निकल के आ रहा है कि हमको अम्ल को जल के साथ कैसे मिलाना चाहिए। तो जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। मतलब कि इस प्रक्रिया में अत्यंत ऊष्मा जो है तो उत्पन्न होती है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जल में अम्ल और क्षारक की थोड़ी थोड़ी सी बूंदें डाल करके हिलाते रहना चाहिए, जिससे कि अभिक्रिया धीरे धीरे हो, क्योंकि ये अभिक्रियाएं अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्मा बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होती है। तो अगर आप किसी ऐसे बर्तन में अभिक्रिया करते हैं जहां पर कि अम्ल नीचे रखा हुआ है और उसमें जल को डालते हैं, तो हो सकता है कि उस बर्तन में ऊष्मा इतनी ज्यादा उत्पन्न हो कि वो बर्तन फट जाए और आपका हाथ भी जल सकता है, और बहुत ही बुरी कंडीशन हुई तो मुंह भी जल सकता है। तो सही तरीका क्या है कि हम पानी में जो है तो अम्ल और क्षारकों की थोड़ी थोड़ी सी बूंदों को मिलाएं और लगातार उस बर्तन को हिलाते रहें, जिससे अभिक्रिया जो है तो अति मंद तरीके से हो और यहाँ पर अम्ल और क्षारकों को जल में मिलाने के साथ कोई भी दुर्घटना ना हो। वही चीज जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए कि डायरेक्ट जो है तो अम्ल फट जाए और आपका हाथ वगैरह जो है तो जल जाए। आपको क्या करना चाहिए कि जल में अम्ल की छोटी छोटी बूंदों को डालना चाहिए और लगातार उस बर्तन को हिलाते रहना चाहिए, जिससे जो है तो अभिक्रिया धीरे धीरे हो। आगे लिखा है सांद्र अम्ल में जल में मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फालित होकर के बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए आपको अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को जो है तो अम्ल में मिलाना चाहिए। अब यहाँ पर अम्ल और क्षारकों की कुछ समानताएं देख लेते हैं। सभी अम्ल जो है तो H+ आयन ही देंगे जल में, और सभी क्षारक जो है तो -OH आयन देंगे जल में। अब अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है, जो कि रहने वाला है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। उसी प्रकार से जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ करा लेते हैं तब हमको जो है तो जिप्सम प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म करते हैं तो ये बचे हुए जल के अणुओं को त्याग करके जो है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जैसे यहाँ पर है CaSO4 है हाफ H2O प्लस 1.5 H2O जब रिएक्ट करता है तो CaSO4 × 2H2O बनाता है, जो कि अपना जिप्सम है। ठीक है, जब हम इसी अभिक्रिया में जो है तो आगे करके इसको गर्म कर देते हैं 373 केल्विन के ताप पर, तो ये क्या बनाता है CaSO4 हेमीहाइड्रेट। अब आगे जो है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए करता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो भैया हड्डियों को ऐसे नहीं जोड़ दिया जाता कि ऐसे जोड़ रहे हैं, बस वो हड्डी स्थिर रहे इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत को चारों तरफ बांध दिया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए जो है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है।
अगला उपयोग जो है, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। जो बच्चों के खिलौने वगैरह आते हैं तो उनको बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रयोग है, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम घर वगैरह की दीवारों में देखते हैं, छतों में देखते हैं तो खुरदरी सी रहती हैं, तो उनको चिकना और सुंदर बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब अगली चीज निकल के आ रही है क्रिस्टलन जल। अब ये क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो लबड़ के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। आगे इस चीज को और भी अच्छे से समझाया है उदाहरण के माध्यम से। जैसे CuSO4 में 5 जो है तो क्रिस्टलन के जल अणु है, 5H2O है। जैसे यहाँ पर नीचे Na2CO3 में जो है तो 10 जल के क्रिस्टलन अणु है। आगे नीचे है CaSO4 2H2O में जो है तो 2 जल के क्रिस्टलन अणु है। ये होता है जल के क्रिस्टलन अणु, जहां पर लबड़ के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ये अम्ल, क्षारक और लबड़ का आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के अध्याय धातु और अधातु में। तब तक के लिए इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।